हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम पढ़ेंगे फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि बैंक की तरफ से क्या फाइनेंशियल फैसिलिटीज दी जाती है जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को। साथ ही साथ हम और भी गाइडलाइंस पढ़ेंगे जो भी रिलेवेंट गाइडलाइंस हैं फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। So first, export and import both are regulated by DGFT, Directorate General of Foreign Trade, which comes under Ministry of Commerce. And this DGFT makes the rules and regulations for import and export for the country. And however, the finance of जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो फाइनेंस है वो बैंक को करनी पड़ेगी। और बैंक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन बनाता है? जो ऑथोराइज डीलर्स है उनके लिए जो रेगुलेशंस एंड रूल्स है वो बनाता है आरबीआई अंडर फेमा। तो बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो चीज़ों में रेगुलेट हो गए, दो तरीके से। उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो वो कौन बनाएगा? डीजीएफटी। एंड जो फाइनेंसिंग है वो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगी अंडर फेमा एक्ट। एवरी जो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में पर्सन इन्वॉल्व है, कोई एंटिटी इन्वॉल्व है, कोई बिजनेस इन्वॉल्व है, उस देश है, उनको क्या करना पड़ता है? डीजीएफटी को अप्लाई करना पड़ता है। एंड किसके लिए? आईईसी के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है उनको, और उसी की बेसिस पे वो ट्रेड करते हैं। उनको जब भी कोई भी चीज देनी है, डॉक्यूमेंट देने हैं, लेने हैं, तो उसमें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, ये कोड करना पड़ता है उससे, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सा एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है। ठीक है। अब इसमें दूसरा ये है कि जब भी कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, जब भी कोई एक्सपोर्ट होता है, कोई भी यहाँ से इंडिया से जब भी कोई एक्सपोर्ट करता है, तो वो अथोराइज डीलर को उसे अपने सारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। अथोराइज डीलर को वो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ताकि जो अथोराइज डीलर है उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जो भी डॉक्यूमेंट्स को या तो परचेज करेगा या कलेक्ट करेगा या नेगोशिएशन करेगा या कलेक्शन करेगा या डिस्काउंटिंग करेगा, पर जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है अथोराइज डीलर को दे देने हैं विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। सो देट क्या है कि वो जो इसका जो बेसिक पर्पज ये है कि हमारा जो फोकस ये है कि जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो भी हमारा एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स हैं वो हमारे देश में, कंट्री में टाइमली आ जाए और उनमें कोई डिले नहीं रहे, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसीड से हमें मिलेगा डॉलर, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो डॉलर जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, तो उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। तो जो एक्सपोर्टर है उनके लिए गाइडलाइंस है कि वो एक्सपोर्टर अपने डॉक्यूमेंट्स 21 डेज में दे देंगे। जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ दो फॉर्म देने पड़ते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक या तो ईडीएफ फॉर्म देना पड़ता है या सॉफ्टेक्स फॉर्म देना पड़ता है। ईडीएफ फॉर्म का मतलब होता है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, एंड सॉफ्टेक्स फॉर्म। जो सॉफ्टेक्स फॉर्म ईडीएफ फॉर्म है वो एप्लीकेबल रहता है फॉर सॉफ्टवेयर्स। हो सकता है ना कि सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट हो, और सॉफ्टवेयर्स ये रहता है अदर देन सॉफ्टवेयर्स, बेसिकली जो भी फिजिकल थिंग्स हैं उनके लिए, जो भी हार्डवेयर थिंग्स हैं उनके लिए। तो उनके लिए ईडीएफ फॉर्म होता है और इनके लिए सॉफ्टेक्स फॉर्म होता है। एक्सपोर्टर को क्या होता है कि जो ये जो ईडीएफ फॉर्म है या सॉफ्टेक्स फॉर्म है, ये फेमा एक्ट के अंतर्गत ये दोनों फॉर्म फिल करने होते हैं। और इनका जो भी ये दोनों फिल फॉर्म करेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों फॉर्म फिल करने से के बाद इनका एक नंबर जनरेट होगा, और वो जो नंबर है वो उसको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना है, जो विद इन 21 डेज में उसको एडी को देना है, अथोराइज डीलर को देना है। उसके साथ साथ ये दोनों फॉर्म भी देना होता है। ये बेसिकली फॉर्म क्या होता है? एक डिक्लेरेशन होते हैं कि भाई हमने जो एक्सपोर्ट करेंगे उसका जो जो रियलाइजेशन करेंगे, फुल जो रियलाइजेशन करेंगे, जो भी रूल्स है और रेगुलेशन के हिसाब से एक्सपोर्ट प्रोसीड को हम रियलाइज करेंगे कंट्री में। क्योंकि हमने अभी देखा था कि 21 डेज में देना होता है, और दूसरा कि इम्पोर्टेंट ये होता है। और ये जो आजकल की भी ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी कंट्री में वो टाइमली रियलाइज हो। आजकल तो क्या है कि ये पहले क्या होता, फिजिकल फॉर्म में देना होता था, आजकल ये ऑनलाइन दे सकते हैं, और इसमें
उनको नंबर, करस्पॉन्डिंग नंबर अलोकेट हो जाएगा और उसकी कॉपी के साथ वो एडी को सबमिट कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पन्स जो ईडीएफ या सॉफ्टेक्स फॉर्म का उन केसेज में आपको जो एक्सपोर्टर है उनको देना नहीं पड़ता है, जैसे कि ट्रेड सैंपल ऑफ गुड्स और पब्लिसिटी मटेरियल सप्लाइड फ्री ऑफ पेमेंट। अगर फ्री ऑफ पेमेंट को अगर ट्रेड सैंपल्स, कुछ सैंपल्स जा रहे हैं सामान के, या पब्लिसिटी मटेरियल जा रहा है जो कि जिससे कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, उस केसेज में फ्री है। दूसरा जो गिफ्ट्स हैं वो अगर आप कर रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं, तो वो अप टू 5 लाख। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई गुड्स इंपोर्ट हुए थे, आप उनको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है फ्री ऑफ चार्ज, अगर मान लो कोई हमने कुछ गुड्स मंगाए वो फॉल्टी थे, उस केस में अगर उनका रिप्लेसमेंट हो रहा है तो वो वापस आ रहे हैं रिप्लेस होके, तो वो उस केस उस रिप्लेस जब हम करवा रहे हैं तो उसके लिए वापस भेजना पड़ेगा ना उनको, तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, उसको एक्सपोर्ट ईडीएफ फॉर्म की जरूरत नहीं है। गुड सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर टेस्टिंग सब्जेक्ट टू री इम्पोर्ट इन इंडिया, मान लो कि कुछ कुछ मशीनरी है जिसको बाहर टेस्टिंग करने के लिए भेजना है कि ओके है नहीं है, तो उसके लिए भेज सकते हैं, और पर उसको री इम्पोर्ट करना कंपलसरी है। ऐसे भी ऐसा कोई भी एक्सपोर्ट जिसमें कि फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे ईडीएफ फॉर्म से इन्वॉल्व है। जैसे और दूसरा, कोई भी ट्रेवलर्स हैं उनके पर्सनल इफेक्ट्स है वो भी एग्जम्प्टेड है। ऐसे और भी सर्टेन एक दो चीजें और है, पर इम्पोर्टेंट जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप गिफ्ट सेंड कर रहे हैं ₹5 लाख तक अलाउड है विदाउट ईडीएफ डिक्लेरेशन, सॉफ्ट टैक्स डिक्लेरेशन एक्सपोर्टर को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो अगर एसीयू कंट्रीज से, ये हमने लिया है क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, कि एक एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है वो 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी, और जो एक्सपोर्ट जो एसीयू है इसमें है बांग्लादेश, म्यांमार, हम लिख देता हूँ कंट्रीज का नाम, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, इसका जो ये हेडक्वार्टर है वो ईरान में है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है इसमें, श्रीलंका, और मालदीव। तो ये कंट्रीज हैं, ये जो है एसीयू कंट्रीज बोलते हैं, इसको एशियन क्लियरिंग यूनियन बोलते हैं। इन कंट्रीज से जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आएगा उसके लिए बैंक को, जब भी यहाँ पर डील हो रहा है तो उसमें क्या होता है, बैंक विल मेंटेन एक सेपरेट डॉलर और यूरो अकाउंट मेंटेन करेगी इस पर्पज के लिए, और उस में जो भी जैसे आ रहा है वो मतलब एक सेपरेट डॉलर और यूरो, तो एसीयू के लिए तो उसमें जो डॉलर है वो $1 उसमें उसका जो डॉलर उसको एसीयू डॉलर बोलेगी, क्या बोलेगी, एक एसीयू डॉलर करेगी। और ये क्या है कि पेमेंट क्लियरिंग मैकेनिज्म है, ताकि इन कंट्रीज के बीच में एक हुआ है ताकि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आए तो फटाफट उसका पेमेंट हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। और अगर एक यूरो आ रहा है तो उसको क्या बोलेगा, एक एसीयू यूरो बोलेंगे। तो ये उसके उनमें क्या होगा, जो सेपरेट डॉलर और यूरो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा ये एडी को, और उसके थ्रू ये सेटल होगा। क्लियर है ये कंसेप्ट? कुछ और कंसेप्ट है कि जब भी फॉरेन करेंसी बिल है उसकी जो इफेक्टिव डेट रियलाइजेशन है कि भाई हमारे कोई भी फॉरेन करेंसी का कोई भी बिल होगा तो उसकी जो रियलाइजेशन की डेट होगी वो होगी जब भी हमारे नोस्टल कोई भी बैंक का जो नोस्टल अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी रुपी बिल है उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन क्या होगी, जब हमारे देश में जो हमारे जो कोई भी वोस्टर अकाउंट उसमें डेबिट हो जाएगा, तो डेट ऑफ डेबिट होगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, आपको ध्यान भी रखना है। एक और इम्पोर्टेंट टाइम लिमिट ये है कि जो भी एक्सपोर्ट बिल्स है वो उनकी जो फुल वैल्यू है, जो भी फुल एक्सपोर्ट वैल्यू है वो 9 मंथ्स में रियलाइजेशन हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। अगर और 15 मंथ्स है अगर आरबीआई की परमिशन से फॉर एक्सपोर्ट टू वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया,
और एक्सपोर्ट टू वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया। अगर मान लो कि आप ऐसे वेयर हाउस में कर रहे हो जो कि आरबीआई की परमिशन से स्टेब्लिश किया हुआ है, बाय परमिशन ऑफ आरबीआई, तो उसमें आपको 15 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है। तो बेसिकली जो इसका कंसेप्ट वो है, आपको ध्यान रखना है, एक तो 9 मंथ वाला फिगर ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये जो कंसेप्ट है ये बोलना चाहता है कि भाई जो भी अमाउंट है एक्सपोर्ट वाली, जो भी डॉलर्स हमारे पास आएंगे वो तुरंत हमारी कंट्री में रिपेट्रिएट हो जाने चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 मंथ में हो जाना चाहिए सारा काम। एडी के एडी जो भी बैंक है उसके पास आ जाने चाहिए, 9 मंथ में रिलाइज हो जानी चाहिए। मतलब जो हमने देखा कि 9 मंथ में जो फॉरेन करेंसी बिल होगा वो क्या हो जाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए एडी के, तो वो क्या हो जाएगी डेट ऑफ रियलाइजेशन, और वो कितना होना चाहिए, 9 मंथ होना चाहिए। अगर मान लो नहीं हो पाता है तो इसको बैंक एक्सटेंड भी कर सकता है, उसके लिए एक्सपोर्टर को सबमिट करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए, और उस फॉर्म को बोलते हैं ईटीएक्स फॉर्म। जो और उसके साथ साथ जो है जो बैंक को भी इसको फॉलो अप लेना चाहिए, और उसके उसको क्या है कि हाफ ईयरली स्टेटमेंट एक्सोस फॉर्म बोलते हैं, उस स्टेटमेंट में उसको देना पड़ेगा। जो कि नहीं हो पाए हैं उनको इस रिपोर्टिंग में देना पड़ेगा हर जून और दिसंबर में, जून और दिसंबर के महीने में हर हाफ ईयरली स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एक्सपोर्ट बिल है, जो एक्सपोर्ट्स है वो 21, ये आपने शिपमेंट किया, जो एक्सपोर्टर है उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसने शिपमेंट किया तो 21 डेज में तो क्या है एडी को वो डॉक्यूमेंट दे देगा, और जो सारे एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन है वो कितने मंथ में होना चाहिए, इससे 9 मंथ में उसको रियलाइज जो भी अमाउंट है वो हमारे क्रेडिट हो जानी चाहिए, किसमें, नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आज हम केवल समझेंगे। एक होता है एक्सपोर्ट फाइनेंस, उसमें क्या होता है, दो टाइप के फाइनेंस होते हैं, एक शिपमेंट से पहले का फाइनेंस और एक होता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस को पैकिंग क्रेडिट लोन भी बोलते हैं, पीसीएल भी, या एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट भी बोलते हैं, ईपीसी भी आप बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। जो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होता है वो उसको या पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस भी बोल सकते हैं, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी बोल सकते हैं। ये जो है प्री शिपमेंट वाला होता है वो बेसिकली रॉ मटेरियल्स के लिए, जो भी रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, उनके परचेज के लिए होता है। जब भी ये क्या होता है कि जब भी आपके पास कंफर्म्ड जो ऑर्डर मिल जाए किसी पार्टी को तब दिया जाता है, तब तब बैंक्स उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस या एडवांस देते हैं कंफर्म्ड ऑर्डर के अगेंस्ट। और प्री शिपमेंट फाइनेंस में क्या है कि जो भी रिसीव होगा उस रिसीवेबल के अगेंस्ट, जब आप शिपमेंट कर दिया है उसके रिसीवेबल के अगेंस्ट में अगर एडवांस दिया जाता है तो उसको बोला जाता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। इनके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल समझाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। ये बुक्स में बहुत सारी और भी चीज़ें दी हुई है पर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन कंसेप्चुअल अपन को अंडरस्टैंडिंग देखनी है। थैंक यू वेरी मच।